नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पिछले एक डेढ़ महीने से वैसे तो लिखा तब से जा रहा है जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, मगर जब वो उत्तर भारत में प्रवेश की उसके बाद से जिस तरह का लिखना पढ़ना हो रहा है उसमें एक बात बड़े करीने से उकेरी जा रही है कि दरअसल इस यात्रा ने भाजपा को डरा दिया है और इसने एक नया नैरेटिव खड़ा किया है, जिस नैरेटिव की वजह से भाजपा के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। और फिर उसके बरक्स ये कहा जा रहा है कि ये जो 1 जनवरी वाली बात त्रिपुरा में अमित शाह ने कही राम मंदिर से जुड़ी हुई कि आइए और टिकट करा लीजिए और अब दर्शन के लिए खुल जाएगा, वो दरअसल इसी वजह से कहा गया चूंकि ये जो यात्रा निकली और अब अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रही है, उससे भाजपा को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जमीन खिसक जाए। सवाल यह है कि क्या वाकई में इस यात्रा ने कोई पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ा है, एक, और दूसरा, क्या वाकई में इस यात्रा से भाजपा के अंदर हड़बड़ी मची हुई है या फिर कहानी कुछ और है। इन दोनों ही मसलों पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं नैरेटिव की, फिर हम आएंगे भाजपा पर। अगर नैरेटिव की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक नैरेटिव जो कांग्रेस गढ़ना चाहती थी उसमें वो एक हद तक सफल रही, वो ये कि राहुल गांधी अनिच्छुक राजनेता नहीं है। इससे इतर अगर कोई नैरेटिव की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बन पाया है, और जब ये कहा जा रहा है तो उसके एक एक करके कारण बताए जाएंगे। और दूसरा जो इसमें उनको हासिल हुआ वो ये कि राहुल गांधी की जो ब्रांडिंग नहीं हो पा रही थी वो इस यात्रा के जरिए हो रही है, और लोगों से मिलने जुलने से एक धारणा लोगों के अंदर जो बनी थी वो टूट रही है। इतना तो हासिल हुआ है, लेकिन उसके बरक्स जब ये उस नैरेटिव की बात करते हैं जिसमें कहा जाता है कि भाजपा घबरा गई है, तो इसको लेकर दो तीन बातें तो साफ दिखाई दे रही हैं। पहला ये कि ये स्पष्ट रहा, और ये तभी से स्पष्ट रहा जब राम जन्मभूमि के शिलान्यास का पत्थर रखा गया, तब से ये बात स्पष्ट थी कि 2024 के चुनाव में एक मुद्दा तो राम मंदिर होगा ही। तो इसलिए ये कहना कि चूंकि भारत जोड़ो यात्रा निकली है इसलिए इस तरह का बयान आया, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। अब दूसरे पर आते हैं कि ये जो राहुल गांधी टहले उससे एक नैरेटिव ये बना कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका जाती रही, और जो क्षेत्रीय दल ये मानकर चल रहे थे कि अब चूंकि कांग्रेस कमजोर है और ऐसी स्थिति में उन्हें एक गठबंधन बनाकर उनके बीच में से कोई एक चेहरा आएगा जो पीएम पद का दावेदार होगा, ये संभावना इस यात्रा ने खत्म कर दी, और इस वजह से क्षेत्रीय दल अपने अपने कूपे में चले गए। दूसरी बात जो इसमें एक और उभर कर आई वो ये कि आपको ध्यान होगा जब महागठबंधन बना था और एनडीए टूटा था बिहार में, तो अब जब नीतीश कुमार इधर से उधर गए तो एक बात बड़ी जोरों से उठाई गई, वह यह कि देखिए साहब, जेपी नड्डा ने वहां क्या कहा, वहां मतलब पटना में ये गठबंधन टूटने से 2-3 रोज या 5 रोज या 10 रोज पहले वहां पर भाजपा के तमाम मोर्चों की एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में वो 2 दिन का वहां प्रवास था। उसमें जेपी नड्डा भी गए थे और अंतिम दिन जो है वो अमित शाह भी गए थे। तो वहां जेपी नड्डा ने जो भाषण दिया उस भाषण में उन्होंने क्षेत्रीय दलों को लेकर भी कुछ कहा, या ये कहा जाए कि उनके भाषण में एक लम्हा ऐसा भी था जब उन्होंने रीजनल पार्टियों के संदर्भ में 2-4 बातें कही, और उन बातों को इस तरह से बनाया गया और बताया गया कि भाजपा जो है वो क्षेत्रीय दलों का आप एक तरह से कि उनका एहतराम नहीं करती है, उनको कोई तवज्जो नहीं देती है, और इसीलिए जो उनके एलाई हैं क्षेत्रीय दल वो भाग जाते हैं। इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। लेकिन उसी के बरक्स आप देखिए जिस नैरेटिव की बात हो रही है उस नैरेटिव में किस तरीके से राहुल गांधी ने साफ कहा कि क्षेत्रीय दलों की कोई विचारधारा नहीं। और ये बात तो पहली बार नहीं कह रहे, ये तब भी बात उठकर आई थी जब अभी उनका चिंतन शिविर हुआ था संभवतः उदयपुर में,
या जयपुर में, दोनों में से मैं जगह को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये शायद उदयपुर ही था। अभी मुझे लग रहा है 2022 में, ये संभवतः मई की बात है, जब चिंतन शिविर हुआ था, उसमें भी उन्होंने क्षेत्रीय दलों को रेखांकित किया और कहा कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। अभी भारत जोड़ो यात्रा का जब उनका अल्प विराम के बाद वो शुरू होती और शुरू हो चुकी है, तो उस दरमियान उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर तंज कसा और उसके बहाने तमाम क्षेत्रीय दलों पर छींटाकशी की। तो ये जो एक चीज हुई उससे कि जो क्षेत्रीय दल करीब आने थे वह भी भाग जाएंगे। और एक जो बात हुई वो ये हुई, इस यात्रा से जो नैरेटिव बन रहा है, दरअसल उस नैरेटिव पर बात करने की बजाय अलग अलग तरह के नैरेटिव की बात हो रही है। फिर आप देखिए जब वो महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से वो बयान देते हैं, उस बयान के बाद मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना हो या एनसीपी हो, उसका कांग्रेस के साथ उस तरह बने रह पाना मुमकिन हो पाएगा। क्योंकि जब चुनाव होगा, फिर वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव में जब महाराष्ट्र में प्रचार होगा तो ये बात उठाई जाएगी कि कांग्रेस के एनसीपी और शिवसेना उस पार्टी के साथ खड़ी है जो पार्टी वीर सावरकर के बारे में इस तरह की धारणा रखती है। तो ये जो है, ये राहुल गांधी की इस यात्रा से निकला एक नैरेटिव है जो एक बड़ा संकेत देता है, खास तौर से तब जबकि उत्तर प्रदेश के बाद अगर दूसरा कोई स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं तो महाराष्ट्र है, 48 लोकसभा सीटें आती हैं। तो दरअसल ये नैरेटिव गढ़ा गया है जिस नैरेटिव ने असल में भाजपा की राह बड़ी सहज कर दी है। फिर जो हम लोग इस पर कई बार बात करते रहे हैं कि भाजपा हमेशा चाहती है कि उसका जो मुकाबला हो वो क्षेत्रीय दलों की बजाय कांग्रेस से हो, क्योंकि कांग्रेस से निपटना ज्यादा सहज है। और ये जो यात्रा निकली, इस यात्रा से एक नैरेटिव ये तो बन ही गया वो कि कांग्रेस जो है फिर से अपनी जड़ें खोज रही है और अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। और ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस के भीतर भी आ रहा है कि नहीं, हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं और क्या ही जरूरत है हम किसी और को चेहरा बनाएं, हमारा खुद का चेहरा राहुल गांधी है। भाजपा यही चाहती भी है कि आप राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ें, क्योंकि राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद भाजपा को ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखिए, ये जो यात्रा हुई है ना, इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है, लेकिन मोदी के बरक्स राहुल गांधी खड़े हों तो उसमें कांग्रेस को कोई लाभ होगा ऐसी संभावना तो नगण्य है। इसलिए भी एक नैरेटिव, जिस नैरेटिव की बात हो रही है वो जाहिर तौर पर नैरेटिव बना है, लेकिन उस नैरेटिव ने ऐसा लगता है कि भाजपा को और मजबूत किया है 2024 के लिहाज से। पहला, क्षेत्रीय दल ठिठक गए इनके अपने बयान से, फिर वो बयान चाहे ये कहना हो कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है या फिर महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लेकर दिया गया उनका बयान। दूसरा, इनके इस यात्रा से और कांग्रेस के भीतर और बाहर से आने वाले बयान से एक बात तो साफ है कि साहब दावेदार तो हम ही हैं। तो जब दावेदार हम ही हैं तो कोई क्षेत्रीय दल अपना सिर क्यों ही फोड़े, वो अपने अपने स्तर पर काम करे। तीसरी बात, इनके ये जो भारत जोड़ो यात्रा है और उसके बाद में जो ये पश्चिम से पूरब चलेंगे, उसके जरिए एक चीज तो ये स्पष्ट हो जाएगी कि पैन इंडिया फुटप्रिंट हमारा ही है, तो हम ही अगुवा बनेंगे। तो इनके साथ कौन कौन खड़े रहेंगे ये भी सवाल होगा, और उस सवाल में एक तीसरा मोर्चा बनेगा ये साफ दिखाई दे रहा है, जिस मोर्चे की अगुवाई हो सकता है टीआरएस करे, जो अब बीआरएस हो चुका है। हो सकता है कि नीतीश जी का वो जनता परिवार करे, अगर नीतीश जी वहां रहे तो, चूंकि संभावना तो कम ही दिखाई दे रही है। जो लोग वहां की सियासत को देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश जी बहुत जल्दी वहां कुछ होने वाला है। तो तीसरा मोर्चा होगा, और तीसरे मोर्चे में कौन कौन होगा वो जाहिर तौर पर यूपीए से अलग होगा। तो आप ये कहें कि इस भारत जोड़ो यात्रा ने एक काम यह किया कि 3 फ्रंट खोल दिया, एक भाजपा और एक कांग्रेस या कहिए यूपीए, और तीसरा फ्रंट होगा, और जिसकी वजह से
ये अब माना भी जा रहा है कि दरअसल 2024 में जो भाजपा जिस वापसी की तैयारी में लगी हुई है उसे कांग्रेस ने आसान बनाया है, और इस यात्रा ने एक काम ये किया है कि वो और मजबूती के साथ भाजपा संभवतः अपनी वापसी करेगी।